हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जॉन गॉल्सवर्दी के प्ले द फ्यूजिटिव, जो कि ड्रामा है, 4 एक्ट्स में है। ये जो ड्रामा है इनका 4 एक्ट्स में है। ठीक है, ये एक ड्रामा है और ये आया कब था? ड्रामा 1911 में आया था। तो इस प्ले को हम डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो सबसे पहले हम कैरेक्टर्स को देख लेते हैं। तो फ्यूजिटिव क्या है? एक ड्रामा है, 4 एक्ट्स में आया था, 1911 में आया था। सबसे पहले इसके जो कैरेक्टर को देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो कैरेक्टर है क्लेयर, पहली जो कैरेक्टर है क्लेयर, ये सेंट्रल कैरेक्टर है। ठीक है, फ्यूजिटिव की ये सेंट्रल कैरेक्टर है, जो कैसी रहती है? सेंसिटिव और इंडिपेंडेंट वुमेन होती है, जो कि एक सेंट्रल कैरेक्टर है, जो कि सेंसिटिव होती है, यानी कि संवेदनशील होती है, एक इंडिपेंडेंट वुमेन होती है, स्ट्रगलिंग टू फाइंड हर प्लेस आउटसाइड टू कन्वेंशनल रोल ऑफ अ वाइफ। और ये क्या करती है? जो पत्नी के पारंपरिक भूमिका से बाहर अपनी जगह खोजने के लिए संघर्ष कर रही है, जो कि एक पत्नी बन चुकी है, लेकिन ये पत्नी से बाहर एक इंडिपेंडेंट वुमेन है, बनना चाहती है। और ये जो पत्नी है, यानी कि वाइफ जो बन गई है, अब ये वाइफ से बाहर निकलना चाह रही है। ठीक है, वाइफ से, जो पत्नी के पारंपरिक भूमिका से बाहर, पत्नी की भूमिका कैसे होती है? एक पारंपरिक, मतलब क्या होता है कि अगर हम पत्नी बन जाएं किसी के, तो वहां पे क्या होता है? सबके अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। लेकिन अगर शादी नहीं हुई होती है तो क्या होता है? अकॉर्डिंग नहीं चल पाएंगे ना, हमारी एक इंडिपेंडेंट लाइफ होती है। तो ये जो क्लेयर थी, ये भी एक इंडिपेंडेंट वुमेन थी, लेकिन ये शादी कर लेती है। लेकिन अब ये क्या चाहती है? ये एक वहां से, मतलब उस चीज से छुटकारा चाहती है। पत्नी के पारंपरिक जो भी रोल है, वो उससे बाहर होना चाहती है। ठीक है, ये याद रखना। सी रिप्रेजेंट वुमेन हु are disillusioned with societal expectation and seek freedom only to find that society offers no real alternatives। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जो पत्नी के पारंपरिक भूमिका से बाहर अपनी जगह खोजने के लिए संघर्ष कर रही है, और ये उन महिलाओं के लिए रिप्रेजेंट है, मतलब उन महिलाओं को रिप्रेजेंट करती है जो सामाजिक मान्यताओं से निराश हैं और स्वतंत्रता की खोज कर रहे हैं। तो ये उस महिलाओं को रिप्रेजेंट कर रही है जो, क्या कहा जा रहा है, जो सोसाइटल एक्सपेक्टेशन से, जो क्या है, जो सोसाइटल सामाजिक मान्यताओं से क्या है? निराश है, और एक स्वतंत्र जीवन जीना चाहती हैं जो लड़कियां, उसी लड़कियों को ये रिप्रेजेंट कर रही हैं। जो लड़कियां एक इंडिपेंडेंट लाइफ जीना चाहती हैं, शादी ब्याह के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती हैं, ये उन्हीं को रिप्रेजेंट कर रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो कैरेक्टर है आपका जॉर्ज डेडमोन। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है जॉर्ज डेडमोन, ये क्लेयर के हस्बैंड होते हैं, क्लेयर के पति होते हैं। और कॉन्वेंशनल एंड प्रैक्टिकल मैन, ये एक कॉन्वेंशनल और प्रैक्टिकल मैन होता है, यानी कि एक पारंपरिक और व्यवहारिक व्यक्ति का होता है ये। हु कैन नॉट अंडरस्टैंड टू फुलफिल क्लेयर्स इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल नीड्स। जो क्लेयर के भावनात्मक और बौद्धिक आवश्यकताओं की समझ या पूरा नहीं कर सकता। तो ये क्या होता है? एक प्रैक्टिकल मैन होता है, मतलब बाहर की दुनिया में ज्यादा रहता है, प्रैक्टिकली सोचता है, इमोशनली नहीं सोचता, इसके अंदर इमोशन उतना नहीं है। लेकिन जो क्लेयर होती है वो बहुत ज्यादा इमोशनली होती है, और इमोशन से भरी होती है, संवेदनशील होती है। और ये क्या होते हैं कि जब ये दोनों हस्बैंड वाइफ एक साथ रहते हैं, तो ये क्लेयर के इमोशनल और इंटेलेक्चुअल नीड्स को पूरा नहीं कर पाता है जॉर्ज डेडमोन, क्योंकि ये प्रैक्टिकल आदमी होता है, बाहरी भागदौड़ में ज्यादा रहता है, बाहर की दुनिया में ज्यादा रहता है, अपनी वाइफ को समय नहीं देता है, टाइम नहीं देता है। और ये क्या चाहती है कि मेरा पति मुझे समय दे, प्यार दे। ओके, ये चीजें हैं। He represents the societal norm of male dominance and the traditional view of marriage। तो वो क्या कर रहा है? वो पुरुष की जो प्रभुत्व है और विवाह की पारंपरिक धारणा को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है, आगे देखेंगे। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है मैलिशे। अगला जो कैरेक्टर है आपका मैलिशे, ये कौन रहता है? एक राइटर रहता है, प्ले में एक राइटर है। वो बिकम्स क्लेयर्स लवर, जो बाद में क्या बन जाता है? क्लेयर का लवर बन जाता है। आफ्टर सी लीव्स जॉर्ज, जब ये जॉर्ज डेडमोन को छोड़ देती है क्लेयर, तो किसके पास चली जाती है? मैलिसे। इसको लगता है कि मेरी जो जरूरतें हैं, जो प्यार है, जो जरूरत है, जो बौद्धिक, जो भी ये चाहती थी अपने पति से, तो उसको लगता है कि यहाँ मुझे मेरे बॉयफ्रेंड से या लवर से मिल सकता है, तो ये इसके पास आ जाती है। ही इज एन इंटेलेक्चुअल, ये इंटेलेक्चुअल तो होता है, जो मैलिसे होता है, जो राइटर होता है, इंटेलेक्चुअल तो होता है, बट अल्टीमेटली अनेबल टू प्रोवाइड क्लियर विद द इमोशनल एंड मटेरियल स्टेबिलिटी शी नीड्स। तो ये क्या होता है? एक बौद्धिक तो होता है, लेकिन अल्टीमेटली क्या होता है? ये क्लियर को वो भावनात्मक और बौद्धिक
स्थिरता प्रदान करने में ये भी असमर्थ होता है। कहीं ना कहीं ये भी क्लेयर जो चाहती है, जो पाना चाहती है अपने पति से, जो चाहती थी, वो ये भी नहीं दे पाता है। ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है, अगला जो कैरेक्टर है आपका रेजिनॉल्ड हंटिंगटन। ये कौन रहता है? ये क्लेयर का भाई रहता है, हु प्लेज अ सपोर्टिंग रोल एम्बॉडिंग फैमिली लॉयल्टी एंड द कन्वेंशनल व्यू दैट क्लेयर शुड रिमेन विद जॉर्ज। तो रेजिनॉल्ड हंटिंगटन कौन है? ये क्लेयर का भाई रहता है, जो सहायक भूमिका निभाता है और परिवार के प्रति वफादारी और इस पारंपरिक दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करता है, और ये चाहता है कि क्लेयर यानी कि मेरी बहन कहाँ रहे, अपने पति जॉर्ज डेडमॉन्ड के पास ही रहे, वो छोड़े नहीं। ठीक है, ये रेजिनॉल्ड हंटिंगटन जो उसका भाई है। अगला जो कैरेक्टर है, नेक्स्ट जो कैरेक्टर है आपका फुलार्टन्स, द फुलार्टन्स। ये कौन रहता है? एडवर्ड एंड ड्रोथी फुलार्टन आर क्लेयर्स फ्रेंड। तो एडवर्ड और ड्रोथी फुलार्टन ये दोनों कौन रहते हैं? ये क्लेयर के दोस्त रहते हैं, रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट सोसाइटल व्यूज। और ये क्या करते हैं? ये विभिन्न सामाजिक दृष्टिकोणों को रिप्रेजेंट करते हैं। ड्रोथी इन पर्टिकुलर हाईलाइट द प्रेशर्स ऑन वीमेन टू कन्फर्म टू सोसाइटल एक्सपेक्टेशन। जो ड्रोथी होती है, विशेष रूप से ड्रोथी उन महिलाओं पर पड़ने वाले दबाव को उजागर करती है जिन्हें समाज की अपेक्षाओं के अनुरूप रहना पड़ता है। तो ड्रोथी उन महिलाओं को मतलब यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही हैं जिन्हें समाज के अनुसार चलना पड़ता है, जो महिलाएं समाज के अनुसार चलती हैं। तो आगे यहाँ से हम प्ले को देखते हैं, प्ले की समरी देखते हैं। ठीक है, यहाँ से हम प्ले की समरी देखेंगे। सबसे पहले ये कट करूंगी मैं, 1911 में आया है ये प्ले। ठीक है, तो द फ्यूजिटिव जो 1911 में प्ले आया था बाय जॉन गॉल्सवर्दी इज अ प्ले, एक प्ले था, एक ड्रामा था, दैट फोकसेस ऑन द थीम ऑफ अनहैप्पी मैरिजेस। ठीक है, तो ये बताना है कि जो मतलब ये जो जॉन गॉल्सवर्दी द्वारा लिखा गया एक प्ले है फ्यूजिटिव, जो असफल विवाह के थीम पर केंद्रित है। अगर पूछा जाएगा कि इसका थीम क्या है, सेंट्रल थीम क्या है, तो अनहैप्पी मैरिज, ये इसी पे फोकस करता है, अनहैप्पी मैरिज। प्रेजेंटिंग अ डीप क्रिटिकल एक्सप्लोरेशन ऑफ सोसाइटल नॉर्म्स, पर्सनल फ्रीडम एंड द रोल ऑफ वीमेन इन अर्ली 20th सेंचुरी ब्रिटेन। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जो और मतलब जो केंद्रित है, ये किस पे केंद्रित है? अनहैप्पी मैरिजेस पे केंद्रित है, और समाज के मानदंडों, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और 20वीं सदी की शुरुआत में महिलाओं की भूमिका की गहन आलोचनात्मक जांच प्रस्तुत किया जाता है। मतलब यहाँ पे क्या कहना जा रहा है कि एक अनहैप्पी मैरिज पर ये प्ले है, पूरी तरह से बेस्ड है। 20वीं सेंचुरी में महिलाओं का मतलब महिलाएं कैसे रहती थी, समाज के अकॉर्डिंग उनको चलना पड़ता था, ये सारी चीजें इसमें गॉल्सवर्दी ने दिखाई हैं। ठीक है, थ्रू द लाइफ ऑफ इट्स प्रोटैगनिस्ट क्लेयर गॉल्सवर्दी paints a picture of the suffocating nature of societal expectation on women and their lack of agency in the face of marriage laws। तो आगे क्या कहा जा रहा है? इसकी जो मतलब थ्रू द लाइफ ऑफ प्रोटैगनिस्ट, यहाँ पे कहा जा रहा है कि इसकी जो मतलब नायिका है, हीरोइन है, वो क्लेयर के जीवन के माध्यम से गॉल्सवर्दी उन सामाजिक अपेक्षाओं की घुटन भरी प्रकृति को चित्रित करते हैं जो महिलाओं पर थोप दी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि उस समय 20वीं सदी की जो महिलाएं रहती थी, मतलब आज भी वही चीज अगर देखा जाए तो आज भी कुछ महिलाएं हैं, मतलब बहुत सारी महिलाएं जिन्हें समाज के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। अगर बाय द वे वो शादी के बंधन में बंध गई हैं, तो कहीं ना कहीं अगर बाय द वे तलाक उनका हो गया, तब भी समाज सुनाता है कि तलाकशुदा है। तो आज भी वो चीजें थोड़ी है, कम नहीं है, लेकिन ये 20वीं सदी की बात हो रही है, समाज में बहुत ज्यादा था जहाँ पे महिलाएं पुरुषों की वजह से जानी जाती थी। आज तो महिलाएं काफी हद तक इंडिपेंडेंट हो गई, लेकिन उस समय क्या था कि पुरुषों के 20वीं सदी में पुरुषों के थ्रू जानी जाती थी, यानी कि पुरुष के पास मतलब मेंस के पास औरतें रहें, शादी कर लें, उन्हीं के अकॉर्डिंग चलें। और अगर तलाकशुदा हो गई हैं, मतलब जो तलाकशुदा के हैं, तो उनको भी 2-4 बातें सुननी पड़ती थी समाज की। तो ये सारी चीजें गॉल्सवर्दी ने, ये सारी चीजें, क्योंकि गॉल्सवर्दी के जो प्लेज हैं वो अपने समय के जो समाज की बुराइयां या अच्छाइयां जो भी चलता था उस पे ही उनके प्लेज लिखे जाते थे। तो उस समय जो उनको था, तो वो क्लेयर और जॉर्ज डेडमॉन्ड के जरिए उन्होंने, ये दोनों कैरेक्टर के जरिए उन्होंने ये फ्यूजिटिव में दिखाया है समाज की जो कृतियां हैं, बुराइयां हैं जो समाज में उस समय औरतें जो समाज के थ्रू चलती थी, ये सारी चीजें उन्होंने दिखाया है। आगे हम देखेंगे, समरी देखेंगे, इस प्लॉट की समरी। ठीक है, इस कहानी मतलब इस फ्यूजिटिव के प्ले की समरी। प्रोटैगनिस्ट क्लेयर, तो इस प्ले की जो प्रोटैगनिस्ट है, जो हीरोइन है, वो क्लेयर ही है। इज ट्रैप्ड इन लवलेस मैरिज विद जॉर्ज डेडमॉन्ड, अ कन्वेंशनल मैन हु कैन नॉट अंडरस्टैंड हर नीड्स और एस्पिरेशंस।
तो सबसे पहले इतना समझेंगे कि जो प्ले की जो नायिका है वो एक नीरस विवाह में फंसी हुई है, जो कि उसका पति जॉर्ज डेडमॉन्ड उसकी आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को समझ नहीं पाता। ठीक है, समझ नहीं पाता। क्लेयर इज आर्टिस्टिक एंड सेंसिटिव एंड सीक इंटेलेक्चुअल इन इमोशनल फुलफिलमेंट। ठीक है, क्लेयर कैसी है? क्लेयर कैसी है? आर्टिस्टिक है, कलात्मक है, सेंसिटिव है यानी कि भावात्मक है, संवेदनशील है, एंड सिक्स इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल फुलफिलमेंट। और वो क्या चाहती है? बौद्धिक और भावनात्मक संतुष्टि चाहती है। जबकि वेयर इज जॉर्ज इज मोर प्रैक्टिकल। जॉर्ज कैसा है? ज्यादातर प्रैक्टिकल ही है, रूटेड इन रूटीन इंडिफरेंट टू हर इमोशनल नीड्स। तो जॉर्ज कैसा है? जॉर्ज जो है वो ज्यादातर व्यवहारिक है, दिनचर्या में बधा हुआ है और उसकी भावनात्मक आवश्यकताओं की परवाह नहीं करता। Their marriage is marked by an incompatibility of temperaments and interest, leading to a stagnant and unfulfilling relationship। तो उनकी जो शादी है, उनके विवाह जो शादी है वो व्यक्तित्व और रुचियों की असंगति है जो उनके रिश्ते को ठहराव और असंतोष से भर देती है। तो कहने का मतलब ये है कि जो क्लेयर है, जो इस प्ले की हीरोइन है, वो एक ऐसी शादी में फंसी हुई है जहां पे मतलब ये कैसी है? ये आर्टिस्टिक है, कलात्मक है, बहुत ही संवेदनशील है, मतलब प्यार चाहती है। ये अपने पति से प्यार चाहती है, भावनात्मक रूप से जुड़ी हुई है। ये चाहती है कि मेरा पति मुझसे भावनात्मक रूप से जुड़े, मुझे प्यार करे, टाइम दे, ज्यादातर समय दे। लेकिन जॉर्ज जो रहता है वो सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल रहता है, वो इतना भावात्मक नहीं होता, उसको टाइम नहीं दे पाता है। तो उसको लगता है ये शादी बेकार है और मैं इस शादी में नहीं रहना चाहती, ये शादी मेरे लिए डल है, एक नीरस है। इस वजह से वो इस शादी से ही हटना चाहती है और अपने पति जॉर्ज डेडमॉन्ड को छोड़ना चाहती है। यही चीजें हैं इसमें। ठीक है, दोनों की इनकम्पैटिबिलिटी नहीं मिलती है और दोनों की जो टेम्पेरामेंट है ये दोनों का नहीं मिलता है, यानी कि दोनों की समझ अलग अलग है, सोच समझ अलग है, सारी चीजें अलग हैं। ठीक है, क्योंकि ये ठहरता है एक बहुत ज्यादा व्यवहारिक होता है, दिनचर्या में बधा हुआ है, बाहर की दुनिया में रहता है और ये चाहती है मेरे पति से, मतलब अपने पति से ये प्यार चाहती है, टाइम चाहती है, जो कि इसको नहीं मिलता है। इस वजह से ये इस शादी से मतलब खत्म करना चाहती है इस शादी को। लेकिन फिर सोचती है कि अगर मैं इस शादी को खत्म कर दूंगी, समाज क्या कहेगा मुझे? ऐसा होता था ना, आज की डेट में भी होता है कि अगर हम शादी कर लेते हैं, बाय द वे हमारा जो पार्टनर है, लाइफ पार्टनर हमारा है, वो खराब निकल गया, तो उसको छोड़े कि ना छोड़े, हमारे दिमाग में ये चीजें हो जाती हैं कि उसको छोड़े कि ना छोड़े। अगर छोड़ देंगे तो समाज क्या कहेगा? समाज हमको तलाकशुदा कहेगा। बच्चे हमारे हो गए तो कहेंगे कि चलो बच्चों की वजह से ही हम उसके साथ रह ले, भले ही हमारा लाइफ पार्टनर खराब है, बच्चों के साथ, बच्चों की वजह से ही हम रह लेते हैं। आज की कुछ ऐसी औरतें हैं जो पति सही भी नहीं रहता तब भी वो बच्चों की वजह से ही उनके साथ पूरे लाइफ काट लेती हैं। आज की कुछ औरतें हैं। तो वही चीजें गॉल्सवर्दी ने अपने टाइम के अपने प्ले में दिखाया है, क्लेयर और जॉर्ज डेडमॉन्ड के जरिए। आगे हम देखेंगे, वैसे मैंने पूरा बता दिया लेकिन फिर भी हम पढ़ेंगे। क्लेयर्स इमोशनल आइसोलेशन ग्रोज एज शी रियलाइजेस दैट शी कैन नॉट मीट द एक्सपेक्टेशन हर हस्बैंड हैज ऑफ हर, nor does she find any satisfaction in fulfilling the traditional role of a wife। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि क्लेयर क्या है? क्लेयर का भावनात्मक अलगाव बढ़ता ही जा रहा है और वो उसको रियलाइज हो जाता है, महसूस करती है कि वो अपने पति की अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर सकती। यानी कि जो पति मुझसे एक्सपेक्टेशन करता है वो मैं नहीं पूरा कर पा रही हूँ, और जो मैं पति से एक्सपेक्टेशन कर रही हूँ मेरा पति नहीं पूरा कर पा रहा। दोनों को कहीं इसको तो रियलाइज हो जाता है कि मैं, भाई मुझे जो चाहिए वो मेरा पति नहीं दे रहा है और मेरे पति चाहता है जैसा चाहता है वैसे मैं नहीं पा रही हूँ। इसको ये रियलाइज हो जाता है। ठीक है, रियलाइज हो जाता है यहाँ पे। और पत्नी की पारंपरिक भूमिका निभाने में उसे कोई संतोष नहीं मिलता और वो जिस हिसाब से चाहती है नहीं मिल रहा है। तो ये जो पति पत्नी वाला रिश्ता है इसमें उसको कोई संतोष नहीं है। भाई इसको भी खत्म करो। जब हमारे बीच समझ ही नहीं है, हमारे बीच प्यार ही नहीं है, तो ये पति पत्नी, समाज की नजर में हम पति पत्नी है, तो इस चीज को भी खत्म करो। इसलिए क्लेयर चाहती इस चीज को खत्म करें। Feeling alienated and suffocated, she decided to leave George and in search of personal freedom and more meaningful life। अब इस बीच वो क्या चाहती है? इन सभी को महसूस करते, मतलब फीलिंग alienated यानी कि क्या कहे, घुटन और अलगाव महसूस करते। उसके अंदर घुटन हो गए थे कि मुझे अभी शादी में नहीं रहना, मुझे तोड़ना है। और घुटन और अलगाव महसूस करते हुए ये फैसला ले लेती है कि मुझे जॉर्ज को छोड़ना है। वो जॉर्ज को छोड़ने के लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अधिक अर्थपूर्ण जीवन की तलाश में निकलने का निर्णय ले लेती है कि मुझे जॉर्ज को छोड़ना है और अपनी पर्सनल फ्रीडम लाइफ जीना है, मुझे किसी के साथ नहीं रहना है। ठीक है, जो उसको चाहिए उसके पति से नहीं मिल रहा तो सोच रही है कि मैं अब इसको छोड़ के अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ बिताऊं।
आगे देखेंगे कहानी में ट्विस्ट कहाँ आता है। आफ्टर लिविंग जॉर्ज, क्लेयर टर्न्स टू मेलिसे। तो जब जॉर्ज को अपने पति को छोड़ देती है तो क्लेयर किसके पास पहुंच जाती है? एक मेलिसे नाम का एक राइटर होता है, उसके पास पहुंच जाती है। एंड इंटेलेक्चुअल, वो होता तो है इंटेलेक्चुअल, बौद्धिक रूप से बौद्धिक होता है। फॉर इमोशनल सपोर्ट, उसका सपोर्ट भी करता है। ठीक है, याद रखना है यहाँ पे कि जॉर्ज को छोड़ने के बाद क्लेयर मेलिसे नाम के एक लेखक और बौद्धिक साथी के पास पहुंच जाती है, जो बौद्धिक तो होता है, जिससे उसे भावनात्मक सहारा तो मिलता है, वो उसे इमोशनल सपोर्ट करता है, बताती है अपनी स्टोरी पूरी बताती है, तो उसे इमोशनल सपोर्ट भी करता है। However, even this relationship does not offer her the solace she seeks. She becomes Melissa's mistress, but the relationship deteriorates, leaving her further disillusioned. आगे क्या कहा जा रहा है कि जॉर्ज को छोड़ने के बाद क्लेयर तो मेलिसे के पास चली जाती है। मेलिसे एक लेखक रहता है जो बौद्धिक साथी तो बन जाता है, उसका इमोशनली सपोर्ट भी करता है, जिससे उसे भावात्मक सहारा तो मिलता है। लेकिन ये रिश्ता भी उसे वो संतोष नहीं दे पाता है, ये रिश्ता भी उसे वो संतोष नहीं दे पाता है जिसकी वो तलाश कर रही है। ठीक है, अब यहाँ पे भी उसको जो लेखक से प्यार हो जाता है, वो मेलिसे को अपना लवर बना लेती है। तो मेलिसे तो उसको इंटेलेक्चुअल इमोशनल सब सपोर्ट करता है, लेकिन इसको जो चाहिए वो मेलिसे से भी इसको नहीं मिलता है। ठीक है, सी बिकेम मेलिसेस मिस्ट्रेस, वो मेलिसेस की प्रेमिका तो बन जाती है, वो मेलिसेस की प्रेमिका, ठीक है, वो मेलिसेस की प्रेमिका बन जाती है। बट द रिलेशनशिप डेटेरियोरेट्स, लेकिन क्या होता है आगे, लेकिन उसका जो रिश्ता है वो धीरे धीरे बिगड़ जाता है। अब जो चीजें इसे चाहिए वो मेलिसे से भी नहीं मिलता, लेकिन प्रेमिका तो बन जाती है, लेकिन अब इससे भी रिश्ता धीरे धीरे क्या होता है, बिगड़ जाता है। पूरी कहानी समझ लो, ये पूरी कहानी है, मैं बता रही हूँ। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, डिस्पाइट हर एफर्ट टू फाइंड इंडिपेंडेंस एंड एस्केप फ्रॉम सोसाइटल कॉन्स्ट्रेंट्स, क्लेयर्स चॉइस ओनली लीड टू मोर सफरिंग। शी ट्राइज वर्किंग बाय सेलिंग ग्लव्स, बट शी फाइंड हरसेल्फ अनसुटेड टू द मोनोटनी एंड डिमांड्स ऑफ सच रूटीन वर्क। आगे क्या कहा जा रहा है, मतलब उन दोनों के बीच में क्या होती है, झगड़ा बनने, मतलब धीरे धीरे उनका रिश्ता बिगड़ जाता है और क्लेयर और निराश हो जाती है। ठीक है, क्लेयर और निराश हो जाती है, उसके चुनाव केवल और अधिक कष्ट लाते हैं। मतलब कहीं ना कहीं क्या होता है, वो उससे भी वो चीजें नहीं मिलती मेलिसे से, तो वो बेचारी और भी दुख से भर जाती है कि मेरा ये भी चुनाव जो मैंने चॉइस किया था उसको छोड़ के अपने पति को, ये भी खराब निकला। ठीक है, और वो दस्ताने बेचने के काम करने की, अब यहाँ पे क्या कर रही है, यहाँ पे अब वो बाहर निकल जाती है, अपनी लाइफ गुजारने के लिए दस्ताना बेचने लग जाती है, ग्लव्स बेचकर वो काम करने की कोशिश करती है। लेकिन उसे एहसास होता है कि इस प्रकार के नीरस और सामान्य काम के लिए उपयुक्त नहीं है। वो ग्लव्स भी बेचने लग जाती है अपनी जीविका चलाने के लिए, लेकिन बाद में उसे पता चलता है मैं इस काम के लिए नहीं हूँ। आगे देखेंगे, एज हर लाइफ spirals further into despair, Claire faces increasing pressure. George offers her a chance to return to their marriage, but she refuses, unwilling to go back the life that stifled her spirit. अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे जैसे उसकी जो जिंदगी है वो निराशाजनक होती जाती है, क्लेयर पर दबाव बढ़ जाता है। ठीक है, जैसे जैसे उसकी जिंदगी अब यहाँ से निराशा होती जाए, अपने पति को छोड़ देती है, मेलिसे को भी कहीं ना कहीं छोड़ ही देती है वो, क्योंकि वो उसको मेलिसे से भी वो चीजें नहीं मिलती, जो सपोर्टिंग, जो प्यार, जो लव जो चाहती है वो नहीं मिलता है। तो फिर उसके बाद इसका जो पति रहता है जॉर्ज डेडमॉन्ड, वो ऑफर करता है। ठीक है, जॉर्ज डेडमॉन्ड जो रहता है वो उसे अपने पास आने का प्रस्ताव देता है, लेकिन वो मना कर देती है। वो कहता है कि तुम वापस आ सकती हो इस शादी में, लेकिन ये क्या करती है, मना कर देती है। ठीक है, ये मना कर देती है क्योंकि उसे उस जीवन में वापस नहीं जाना चाहती जो उसकी आत्मा को घुटन में डालता है। ये इसलिए नहीं जाना चाहती क्योंकि वहां पे उसके साथ जिंदगी जीने में घुटन इसको लगती थी, इस वजह से। ठीक है, तो ये सारी स्टोरी है, आगे भी देख लेते हैं थोड़ा सा। इन रिस्पॉन्स जॉर्ज फ्लाइज हर डाइवोर्स, एन एक्ट दैट एड्स टू द हर पब्लिक ह्यूमिलिएशन and force her into a more precarious position. Malice too faces financial and social ruin as a result of their relationship. Claire in the end is left alone, estranged from society and from the men who once dominated her life. अब यहाँ पे क्या होता है, तो ये जो जॉर्ज इसका हस्बैंड होता है, ये मना कर देती है मैं आऊंगी नहीं, तो जॉर्ज क्या होता है, डाइवोर्स फाइल कर देता है, डाइवोर्स चाहता है। ठीक है, जॉर्ज क्या होता है, डाइवोर्स फाइल कर देता है, और उसके बाद क्या होता है, इसको बहुत ज्यादा पब्लिक ह्यूमिलिएशन होती है। वही चीजें दिखाया जा रहा है कि अब इसको तलाक से क्या होती है, महिलाएं डर जाती है ना कि हम तलाकशुदा कहलाएंगे, फिर तलाक हो जाएगा तो फिर समाज हमको क्या कहेगा, समाज हमको किस नजर से देखेगा,
ये सारी चीजें क्लेयर के साथ होने लग जाती हैं। ठीक है, याद रखना है। मतलब जो उसके लिए क्या होता है, जॉर्ज तलाक के लिए अर्जी करता है, जो उसके लिए सार्वजनिक अपमान का कारण बनता है और उसे एक कठिन स्थिति में डाल देता है। मेलिसा से भी उसका रिश्ता अब बेवजह से, मतलब मेलिसा को भी बहुत ज्यादा झेलना पड़ता है क्लेयर की वजह से। दोनों के बीच में, हस्बैंड वाइफ के बीच में तलाक उलाक की बातें चलने लगती है, तो मेलिसा भी बहुत कुछ झेलना पड़ता है, उसको भी झेलना पड़ता है। ठीक है, अंततः क्या होता है, क्लेयर अकेली रह जाती है और समाज से और उन पुरुषों से भी जिन्होंने कभी उसके जीवन पर अधिकार किया था। इन द एंड क्या होता है, क्लेयर अकेली रह जाती है, दोनों ही उसके लाइफ में नहीं रहते हैं और वो समाज से भी अकेली पड़ जाती है। ठीक है, तो ये स्टोरी थी और अंत में क्या होता है, द प्ले एंड्स ऑन ट्रेजिक नोट विद क्लेयर डिसाइडिंग टू कमिट सुसाइड बाय टेकिंग पॉइजन फॉर हर। दिस इज द ओनली वे टू एस्केप द डुअल प्रेशर्स ऑफ अनहैप्पी मैरिज एंड सोसाइटी दैट ऑफर्स हर नो रियल ऑल्टरनेटिव। तो प्ले के अंत में क्या होता है, एक दुखद मोड़ होता है। प्ले का जो अंत है वो एक दुखद मोड़ होता है, जहां क्लेयर जहर खाकर सुसाइड करना चाहती है, आत्महत्या करने का फैसला लेती है। उसके लिए एकमात्र तरीका है जिससे वो एक नीरस विवाह और ऐसे समाज के दोहरे दबाव से छुटकारा पा सकती है। तो उसको लगता है मैं आत्महत्या कर लूंगी तो मुझे ऐसे शादी या ऐसा तलाकशुदा जो भी है और ऐसे समाज के ताने होने से मैं छुटकारा पा सकती हूँ। ठीक है, ये याद रखना है। उसको जो मतलब छुटकारा पा सकती है, जो उसे कोई वास्तविक विकल्प नहीं होता है। क्लेयर की आत्महत्या केवल व्यक्तिगत निराशा का कारण नहीं बल्कि सामाजिक अपेक्षाओं के दमनकारी प्रकृति और उस समय महिलाओं के सामने उपलब्ध सीमित विकल्पों की आलोचना है। तो ये स्टोरी थी, आगे भी है तो अपने पढ़ लेना है। थीम दिया है यहाँ पे अनहैप्पी मैरिज एंड जेंडर रोल्स का, यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक मिनट, इसका निष्कर्ष अगर हम पढ़ें, हाँ निष्कर्ष थोड़ा सा देख लेते हैं तो स्टोरी समझ में आ गई होंगी। Goldsworthy Fugitive is a powerful social drama that delves into the tragedy of unhappy marriage and the lack of autonomy experienced by women। तो कंक्लूजन में अगर हम देखें तो गोल्ड्सवर्दी का जो फ्यूजिटिव है वो एक पावरफुल सोशल ड्रामा है जो असफल विवाहों की ट्रेजेडी और महिलाओं द्वारा अनुभव की जाने वाली स्वतंत्रता की कमी की गहराई में जाता है। ठीक है, क्लेयर का अपने जीवन में क्लेयर्स अल्टीमेट डिसीजन टू एंड हर लाइफ हाईलाइट द ग्रिम रियलिटी फेस्ड बाय वीमेन हु सॉट मोर देन व्हाट सोसाइटी। तो अगर हम निष्कर्ष की बात करें तो निष्कर्ष की बात यही होती है कि इनका जो प्ले है फ्यूजिटिव वो एक पावरफुल सोशल ड्रामा है और जो असफल विवाह की ट्रेजेडी और महिलाओं द्वारा अनुभव की जाने वाली स्वतंत्रता की कमी की गहराई में जाता है। क्लेयर का अपने जीवन को समाप्त करने का अंतिम निर्णय उन महिलाओं को कठोर वास्तविकता का उजागर करता है जिन्होंने समाज से अधिक आशा की थी लेकिन उन्हें उससे कम ही मिला। तो ऐसे बहुत सारी महिलाएं हैं, क्लेयर इस तरह अगर देखा जाए तो ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जिनको कुछ भी अगर लाइफ में अकेले पड़ जाती हैं वो तो समाज के डर के मारे, समाज के तानों से वो अपने आप को ही मार लेती हैं। तो ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं। बस गोल्ड्सवर्दी ने क्लेयर के जरिए ये हमको दिखाया है कि समाज में ये चीजें होती हैं, महिलाओं की ये स्थिति है। तो ये स्टोरी है और चलिए फिर इतना ही रहने देते हैं। कैसा लगा अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर। ये भी बताइएगा कि कहानी समझ में आई या नहीं आई। चलिए बाय बाय।